न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। आला अदलिया के मामलात में हुकूमती दिलचस्पी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पार्लिमानी ज़राए का दावा है कि जी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कौमी असम्बली में बिल जुम्मे को पेश होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है। यानी कि मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर हंगामा ख़त्म नहीं हुआ और हुकूमत आला अदलिया के मामलात में मज़ीद छेड़छाड़ कर रही है। भारत, जिसकी आबादी पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है, वहाँ चीफ जस्टिस समेत 34 जज हैं। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत 26वीं तरमीम के बावजूद आला अदलिया के मामलात से मुतमईन नहीं? क्या नए नाम पर मनपसंद अफराद के लिए जगह बनाई जा रही है? पाकिस्तान में बढ़ती महाजराई के पस मंज़र में ये एक सवाल है। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर हुकूमतें आला अदलिया को अपने हक़ में इस्तवार करने की कोशिशें करती रही हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से की गई जो 23 आईनी तरामीम में अक्सरियत यानी कि 13 का ताल्लुक जो है अदालती मामलात से रहा। 8 तरामीम जो थी कुलियतन अदलिया के हवाले से और बाकी 5 मिली जुली थी। गोया पाकिस्तान में होने वाली कुल कानून साजी में 56% का ताल्लुक अदलिया से रहा। इसके बरक्स हम देखते हैं कि भारत में 106 के करीब आईनी तरामीम हुई, जिनमें से फ़कत 11 यानी कि 10% अदलिया से मुताल्लिक़ थी। आखिर पाकिस्तानी सियासतदानों की अदलिया से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या इन तरामीम का मकसद आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को सहल बनाना है या फिर कुछ और मकसद है? वैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के साबिक़ रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि जी 26वीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी और इसे बिना पढ़े बिना समझे जो है मंजूर किया गया है। ये तरमीम आती है और इस तरमीम के अंदर जो बदनीयती है और वो तरमीम उनमें से किसी ने देखी तक नहीं थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए अपने 7 नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उमर अयूब साहब, असद कैसर, उमैर नियाज़ी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद ख़ान के नाम शामिल हैं। PTI की मज़ाहमत की सियासत अपनी जगह, लेकिन ये क़यासाराइयाँ भी ज़ोरों पर हैं कि इमरान खान के कुछ ना कुछ मामला जो इस्टेब्लिशमेंट से तय हुए हैं, जिसके नतीजे में उनकी अहलिया और बहनों की रिहाई मुमकिन हुई। इस बात के इशारा हुकूमती ज़राए भी दे रहे हैं और तजिया कार भी मुसलसल ये सवाल उठा रहे हैं। अगर इन क़यासाराइयों में कोई हकीकत है तो इससे पाकिस्तानी सियासत की महाजराई में कमी की तवक्को की जा सकती है। लेकिन PTI की बाज़ जो रहनुमा हैं वो बदस्तूर सड़कों पर फैसला करने की बात करते नजर आ रहे हैं। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा। ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा। ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2 हज़ार को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। कॉल मैं उस दिन दूंगा, उस नौयत की, जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। तो जनाब सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि जी एहतजाज की कॉल उस दिन दूंगा जब उन्हें यकीन होगा कि यहाँ 15-20 हज़ार का नहीं बल्कि 3-4 लाख का मजमा होगा। पाकिस्तानी सियासत के मार्के अपनी जगह, लेकिन दुनिया की नज़रें जो हैं अमरीकी इंतखाबी मार्के पे लगी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप बमुकाबला कैमला हैरिस, किसका पलड़ा भारी है? बहुत से पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के लिए क्यों बेहतर समझ रहे हैं? क्या वाकई सदारती इंतखाबात के बाद इमरान खान और PTI पर दबाव जो है वो कम होने की तवक्को की जा सकती है? मुसलमान और पाकिस्तानी अमरीकी वोटर किस उम्मीदवार के हक़ में हैं? बात करते हैं मारूफ मुसन्निफ, तजियाकार और पाकिस्तान के अमरीका में साबिक़ सफ़ीर मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब से। हक्कानी साहब, बहुत आसान सवाल से शुरू करते हैं बात। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान क्या कांटे का मुकाबला मुतवक्को है? किसके आपको जीत के इम्कान ज़्यादा लग रहे हैं? मुकाबला इस वक्त यकीनन कांटे का है। मुख्तलिफ जो राय आम्मा के सर्वेज हैं वो ये जाहिर करते हैं कि ये 50-50 का मुकाबला है। अमेरिका एक मुनक़सिम कौम है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे सफ़ेद फाम अमरीकियों को ये यकीन करा दिया है कि वो ख़तरे में हैं, उनकी बालादस्ती ख़तरे में है। दूसरी तरफ कामला हैरिस उनसे कई साल यंगर हैं, उनसे उम्र में कम हैं। उसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप का पहले बयानिया था कि जो बाइडन बहुत बूढ़े हैं और अच्छे सदर नहीं रह सकेंगे, वो अब उनके ऊपर आ रहा है। तो तकसीम तो बड़ी पूरी तरह है अमेरिका में, लेकिन ये इंतखाब, इसका फैसला 7 रियासतों के ऊपर होगा और उन 7 रियासतों में चंद हज़ार वोटों से बिलाखिर फैसला होने वाला है। मैं यकीन से ये नहीं कह सकता कि दोनों में से कौन कामयाब हो सकेगा। दुरुस्त। अच्छा, ये बताइए कि दोनों उम्मीदवारों के एजेंडे में क्या बुनियादी फ़र्क है? ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, उस पर दुनिया को इतनी वो नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता। बैनुल-अक़वामी एजेंडे की बात अगर की जाए, 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहे हैं, यूक्रेन का और मशरिक़ वस्ता का। तो इन दोनों जो कि वो हैं जंगें हो रही हैं, इसके हवाले से क्या फ़र्क है इन दोनों कैंडिडेट्स के उसमें मैनिफेस्टो के अंदर, इनके एजेंडे के अंदर? जी
मशरक़ वस्ता के हवाले से तो अमेरिका में एक कंसेंसस मौजूद है। सिर्फ मुसलमान हैं कि जो महसूस करते हैं कि मशरक़ वस्ता के बारे में पॉलिसी मुख्तलिफ होनी चाहिए। बाएं बाजू के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इसराइल की हिमायत बंद की जाए, लेकिन अमेरिका में इसराइल के लिए वसी हिमायत पाई जाती है। दोनों में फ़र्क ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनका हाथ रोकेंगे नहीं, जबकि कामला हैरिस इसराइल की हिमायत करने के बावजूद थोड़ा सा दबाव बेंजामिन नेतन्याहू पर रखेंगी और उनकी हिमायत इसराइल की ज़्यादा यानी सिर्फ एक कंपैरेटिवली जो इसराइल की लिबरल सियासी पार्टियां हैं उनके साथ होगी। दूसरी तरफ यूक्रेन के मसले में डोनाल्ड ट्रंप रूस का साथ देना चाहते हैं। वो कहते हैं यूक्रेन हमारा कोई मसला नहीं है और वो यूक्रेन की हिमायत बंद कर देना चाहते हैं। बहुत सारे दाएं बाजू के अनासर अमेरिका में ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम भी सफ़ेद फाम हैं, रूस भी सफ़ेद फाम है, क्या ज़रूरत है कि हम इस दूर पार के मुकाबले में शरीक हों। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होगा। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा फ़र्क यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खारजा पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वो सिर्फ बुली करना जानते हैं दूसरे मुल्कों को, उनके बारे में सख्त ज़बान कह दी, उनके बारे में सख्त ट्वीट कर दी, लेकिन न वो अमेरिका की अफवाज कहीं कमिट करना चाहते हैं, न वो दिफा पर उतना खर्च बरकरार रखना चाहते हैं जितना माजी में होता रहा है, न वो ये चाहते हैं कि अमेरिका दूसरे ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज करे। उनका एजेंडा ज़्यादातर डोमेस्टिक है, जबकि कामला हैरिस ज़रा ज़्यादा रिवायती मौक़िफ़ रखती हैं। वो मौक़िफ़ जो आइज़नहावर के दौर से अब तक अमेरिका का चलता रहा है कि दुनिया में अमेरिका को एक अहम किरदार अदा करना है। बाज़ औक़ात अमेरिका से गलतियाँ होंगी, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि बैनुल-अक़वामी मामलात से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाए। अच्छा, दुनिया के बहुत से ममालिक के लिए तो एक अच्छी खबर होगी कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट या जो जंगें वो शुरू करता रहता है कि उससे अगर वो एक ऐसा प्रेसिडेंट आ जाता है जो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखता, तो आपके ख्याल में जैसे यूक्रेन की जंग के खात्मे की बात करते हैं ट्रंप साहब, तो वो ज़्यादा मतलब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ज़ाहिर है कि ज़्यादा मकबूल बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें असल में उनकी नीयत और उनके इरादों के बारे में लोगों को बड़ी तशवीश है। देखिए, अमेरिका एक दुनिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है बहुत सारे ममालिक के लिए। मसलन मशरक़ वस्ता के बहुत सारे ममालिक हैं, उनके पास ना बड़ी फ़ौजें हैं, ना उनके पास एटमी हथियार हैं। उनको इसराइल से महफूज रखना, उनको ईरान से महफूज रखना, ये काम अमेरिका ने किया है। इसी तरह से मगरबी यूरोप के ममालिक को रूस से महफूज रखना, जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक में चीन का असर रसूख बहुत ज़्यादा ना होने देना। अब अमेरिका का मुख्तलिफ ममालिक में जो एक फौजी फुटप्रिंट होता है, वो क्योंकि अमेरिका उस तरह की एक नया मुल्क है, यानी चंद 100 साल के अलावा उसका तारीख़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा उसको नहीं है, दूसरे ममालिक के कल्चर्स को नहीं समझते अमेरिकन इतनी आसानी के साथ, तो वो जब जाते हैं तो ज़रा हेवी हैंडेड तरीक़े के साथ जाते हैं, जिसकी वजह से वो नामकबूल होते हैं। लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात है कि जब अमेरिका पीछे हटना शुरू होता है तब भी लोग परेशान होते हैं कि अगर अमेरिका नहीं होगा तो हमें दिफाई क़ुव्वत फराहम करने वाला और मुल्क दूसरा कौन सा होगा। पूरी दुनिया को दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका की आदत सी हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का इरेटिक जो एक बिहेवियर है, जिसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, वो कभी भी धमकी दे सकते हैं किसी को, कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कभी भी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा सकते हैं, ट्रेड वॉर शुरू कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जिनसे बहुत सारे ममालिक घबराते हैं। सो फिक्री सतह पे आपकी बात दुरुस्त है कि अमेरिका का पीछे हटना बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छी बात होगी, लेकिन पीछे हटने की शराइत क्या होंगी वो डोनाल्ड ट्रंप के मामले में को बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ नहीं कहा जा सकता। और उसके असरात क्या होंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि स्टेबलाइजिंग फोर्स बहुत सारे मुल्क है अमेरिका। अच्छा, ये बताइए कि एक तासुर और है, कम से कम अगर तीसरी दुनिया एक डेवलपिंग वर्ल्ड से जब हम देखते हैं कि बाइडन दौर में और फिर यही कैमला हैरिस के दौर में भी तवक्को की जा रही कि अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी होगी, और ट्रंप जो है उसको देखा जा रहा है कि गालिबन एक तरह का एंटी स्टैब्लिशमेंट किरदार कि जी कहीं पर जो है जैसे बाहर की जंगें हो गई, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत हो गई, उसके लिए ट्रंप तैयार नहीं है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त या गलत है हक़ानी साहब?
मेरा ये ख्याल है कि असल में हाँ, खासतौर पे पाकिस्तान में ये तासुर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट से लोगों की कशमकश चल रही है। तो वो समझते हैं वहाँ अमेरिका में भी उसी तरह की कोई एस्टेब्लिशमेंट होगी। पहली बात तो ये कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट उस तरह की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। अमेरिका ने जो जंगों के फैसले किए वो जर्नैलों के कहने पे नहीं किए, वो सियासतदानों के कहने पे किए। अगर आपको याद हो तो इराक की जंग जो है उसके सबसे बड़े चैंपियन उस वक्त के नायब सदर रिचर्ड चेनी थे, सदर बुश थे। ये उनके ख्यालात थे, अमेरिका के उन दानिश्वरों के ख्यालात थे जिन्हें नियो कंजर्वेटिव कहा जाता है या नियो कॉन कहा जाता है। उसके बाद जर्नैलों ने तो उस पर सिर्फ अमल दरामद किया। तो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट की वजह से अमेरिका जंगों में नहीं शामिल होता रहा, अमेरिका अपनी सियासी बहस के रुख की वजह से होता रहा। और क्योंकि वो रुख बदल गया है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये तवक्को दुरुस्त है कि कामला हैरिस, और सदर बाइडन के ज़माने में भी अमेरिका ने कोई नई मुदाखलत शुरू नहीं की, सिर्फ यूक्रेन का साथ दिया और उसका मकसद रूस को बहुत ज़्यादा ताकतवर यूरोप में ना होने देना है, जो कि एक माकूल पॉलिसी अमेरिका के नुक्ते नज़र से नज़र आती है। मेरा यह ख्याल है कि ट्रंप हों या कामला हैरिस हों, रूस और चीन के मुकाबले में उनकी पॉलिसियां वही रहेंगी, मिलती जुलती होंगी। ट्रंप की बातें अलग होंगी क्योंकि वो एक टेलीविजन परफॉर्मर ज़्यादा हैं और सियासतदान या जिसको कहते हैं स्टेट्समैन वो कम हैं, तो इसलिए उनकी पॉलिसियां उसमें मुख्तलिफ होंगी। और कामला हैरिस जो उनके प्रोफेशनल लोग, उनका स्टाफ उनको लिख के देगा, वो तकरीरें करेंगी। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये तवक्को कि अमेरिका की जो रिवायती पॉलिसी है उससे को बहुत ज़्यादा मुतबादिल पॉलिसी आ जाएगी, ये तवक्को तो है। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला कि ट्रंप अपनी मर्जी की कुछ ना कुछ पॉलिसियां ना बनाए। ना बनाए। अच्छा, ये जो इस्टेब्लिशमेंट की बात आपने की कि ज़ाहिर है कि बकौल आपके कि वहाँ का जो सियासतदान या जो इलेक्टेड लोग हैं वो डिटरमिन करते हैं, मगर ये तासुर बड़ा भरपूर है कि बड़ी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिकन, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसकी राय जो होती है हरफ आखिर होती है। क्या कहेंगे, क्योंकि आपने वजाहत तो कर दी है, मैं दोबारा इस सवाल को आपको मेरा ख्याल है कि ये एक गलतफहमी पे बात मबनी है। हाँ। देखिए, सीआईए के 1960 की दिहाई में, 70 की दिहाई में बहुत सारे इक़दाम थे जिनके ऊपर दुनिया भर में परेशानी रही, लीडरों को मरवाया गया, कूडेटास कराए गए, लेकिन उनके बारे में सारी की सारी जब इंक्वायरी हुई तो खुलेआम हुई, जिसके नतीजे में एक चर्च कमेटी थी सेनेट की उसकी रिपोर्ट आई, उसके नतीजे में बहुत सारी तब्दीलियां आई। और उसके बाद अब कोई भी इकदाम हो, मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सेनेट की जो इंटेलिजेंस कमेटी थी उसको बताकर वो स्ट्राइक्स की जाती थी। तो सियासी जो एक बालादस्ती है वो बरकरार रखी जाती है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि हर आदमी आईने में अपना अक्स देखता है। तो बहुत सारे मुल्कों में क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो हम ये समझते हैं कि अमेरिका में भी वही हो रहा होगा जो हमारे यहाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके इंतखाबात के बाद उनके मुंतखब लोग बहरहाल, हाँ ये दुरुस्त है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास तारीखी मालूमात ज़्यादा होती हैं, वो मुस्तकिल एक ही शोबे में मुताल्लिक रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी उस मालूमात से फ़ायदा अमेरिकी निज़ाम में ज़्यादा उठाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन की तरफ दोबारा आते हैं कि ज़ाहिर मुसलमानों की भी एक अच्छी खासी तादाद है, आम वोटर्स का टोटल वोट्स का जो मैंने पढ़ा कि तकरीबन 1% जो है वो मुसलमान वोटर है। उनका गालिब रुझान किस तरफ है? मशरिक़ वस्ती की जंग के तनाजुर के अंदर वो ट्रंप को ज़्यादा फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कैमला हैरिस को करते हुए नज़र आ रहे हैं, या मतलब है कोई और उनके जहन में बात? जो रायामा के सर्वे वो ये दिखाते हैं कि 1/3 मुसलमान जो हैं वो ट्रंप के साथ हैं, 1/3 मुसलमान कामला हैरिस के साथ हैं, और 1/3 मुसलमान तीसरे उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं, छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों को, यानी अपना वोट ज़ाया करना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये 1% मुसलमान जो हैं ये हैं अमेरिका में, लेकिन सिर्फ एक रियासत है मिशिगन जिसमें इनके वोट इतने हैं कि जिसकी वजह से शायद फर्क पड़ सके। बाकी सारी रियासतों में वो बहुत ही 1% बहुत थोड़ी तादाद हो जाती है ओवरऑल आबादी की। और मिशिगन में उन अरबों की और मुसलमानों की मिलाकर इतनी तादाद हो जाती है कि वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सन 2000 में उनकी वजह से मिशिगन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास गया था, लेकिन
पिछले 2-3 इंतखाबात में मिशिगन में मुसलमानों के वोटों की वजह से फर्क नहीं पड़ा। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम बैन की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे मुसलमानों ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो मेरा यह ख्याल है कि हमारी अपनी कम्युनिटी होने की वजह से हमें उनके वोटिंग पैटर्न में दिलचस्पी जरूर है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा डिसाइसिव फैक्टर अमेरिका के इंतखाबात में अभी तक नहीं है कि जिसकी वजह से फर्क पड़ जाए। और ना ही मुसलमानों की इतनी फाइनेंशियल पावर है। देखिए, अमेरिकी इंतखाबात में 2 चीजों की अहमियत होती है, या पैसे की, तो ना वोट इतने ज्यादा हैं कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और ना पैसा उतना मुसलमानों की जानिब से खर्च हो रहा है इंतखाबात में कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क फर्क पड़े। अच्छा, वक्फे पे जाने से पहले क्विकली मिशिगन की क्या हैसियत है? क्यों आपने कहा बड़ी क्लोजली कॉन्टेस्ट हो रहा है इस मरतबा, तो क्या वहां पर जो मुसलमानों का किरदार है, किसी को जितवा सके, हरवा सके, तो कोई फर्क पड़ेगा ब्रॉडर लड़ाई में इलेक्शन की? देखिए, अगर तो पूरे इलेक्शन का फैसला सिर्फ मिशिगन की वोटों से हुआ, उसके जो इलेक्टरल कॉलेज के वोट हैं, तो तब तो यकीनन फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कामला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया जीत लिया, विस्कॉन्सिन जीत लिया, जॉर्जिया जीत लिया, तो फिर मेरा यह ख्याल है कि मिशिगन की वो अहमियत नहीं रहेगी। तो वो फर्क सिर्फ उस सूरत में है जब इलेक्टरल कॉलेज के वोटों के अंदर मिशिगन के वोटों की वजह से फाइनल फैसला हो। तो चलिए, जब मुसलमान वोटर्स की बात हो गई, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। जब वक्फे के बाहर आएंगे तो हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे कुछ पूछेंगे कि हमारे पाकिस्तानी वोटर्स क्या कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। बात हो रही है अमरीकी इलेक्शंस के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी मेहमान जनाब हुसैन हक्कानी साहब, मारूफ मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर रह चुके हैं। हक्कानी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी वोटर्स का झुकाव किस तरफ है? आपने खैर ये तो बता दिया कि मुसलमान वोटर्स की इतनी हैसियत नहीं, न इतना पैसा है, न इतनी तादाद है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान से क्योंकि चीज़ों को देख रहे हैं, और हमने देखा कि पाकिस्तान की बाज़ जो तंजीमों ने, किसी ने, एक आध ने ट्रंप की हिमायत में ऐलान कर दिया, एक फिर बाद में हमने देखा कि कैमला हैरिस की हिमायत में भी किया गया। तो क्या हालात हैं पाकिस्तानी वोटर्स के? पाकिस्तानी वोटर्स मुसलमान वोटरों का भी एक छोटा सा सबसेट है, तो इसलिए उनकी तादाद और भी कम है अमेरिकी इंतखाबी माहौल के अंदर। और बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान की सूरत हाल की बुनियाद के ऊपर फैसला कर रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की हिमायत करेंगे, तो उनके हामी जो बानी पीटीआई के हामी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी। लेकिन बहसी कोई एक भी रियासत ऐसी नहीं है जिसमें इंतखाब का फैसला पाकिस्तानी वोटरों के वोट की वजह से होगा। ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पर पाकिस्तानियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी इमिग्रेंट्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं इमिग्रेशन ख़त्म कर दूंगा। इसका मतलब है अगर किसी के वालिदैन को अभी आना है अमेरिका, उनके बच्चों को आना है, उनके रिश्तेदारों को आना है, उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी अमेरिकन अमरीकी नुक्ता नज़र से सोचें तो उनके लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप का मुंतखब होना मुश्किलात का बायस बनेगा। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सोच रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के हामी कामला हैरिस का साथ दे रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, ये बड़ा आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया कि पाकिस्तानियों की एक तादाद जो है, जो कि पीटीआई से मुंसलिक, और हमें पता है कि जी बैरून मुल्क खुसूसन जो मगरब में पाकिस्तानी बसे हुए हैं, यूरोप हो, अमरीका हो, ज़्यादातर बड़ा पीटीआई का वोट बैंक वहाँ पे बड़ा है, हिमायतियों की तादाद बहुत बड़ी है। तो ये तासुर क्यों है कि जी ट्रंप जो है वो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होंगे? किस हद तक ऑब्जेक्टिव है ये तासुर? तासुर तो बुनियादी तौर पे बड़ा गलत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक कभी अपनी ज़ात के अलावा किसी और के हवाले से नहीं सोचा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान मिले थे, उसके बाद एक दफ़ा कभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि मैं उससे पाकिस्तान के उस लीडर से मिला था जिसको हुकूमत से हटाया गया है और वो मेरा दोस्त बन गया था। वो हर एक के बारे में यही कहते हैं, किम जोंग उन के बारे में कह दें, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग उन की हिमायत शुरू कर देगा। वो पुतिन की तारीफ करते हैं, वो चीन के सदर की तारीफ कर देते हैं, तो वो मुख्तलिफ लोगों की तारीफ करते रहते हैं, और उनका ख्याल ये है कि उनकी तारीफ की वजह से वो अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर अमेरिका का कोई मफाद नहीं होगा तो फिर, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा डॉलर और सेंट्स में सोचते हैं, इकोनॉमी के हवाले से सोचते हैं, उनके नरेंद्र मोदी से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो पाकिस्तान के मामलात में किस वजह से दिलचस्पी लेंगे। अच्छा, एक और मुझे पाकिस्तान में जी
बाद लोगों को कहना है कि जी जो एडवाइजर्स हैं, कैमला हैरिस के भी कुछ पाकिस्तानी एडवाइजर्स हैं जो कि पीटीआई कैंप से उनका ताल्लुक है, और यही बात जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो पाकिस्तानी कुछ उनके मुशीर हैं या जो उनके साथी हैं, ये कोई मतलब बनती है, कोई बात समझ में आती है? ये देखें, एक तो इनमें से कोई मुशीर ऐसा नहीं है जो किसी बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर अभी अच्छा। फाइज होने वाला। हाँ। मतलब कोई नाम मैंने नहीं देखा कि उस फहरिस्त में हो कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाएगा, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा। इंडियन अमेरिकन बहुत सारे हैं जो ऐसे मनासिब के उम्मीदवार हैं, तो वो मरहला अभी पाकिस्तानियों का आया नहीं। हमारी कम्युनिटी प्राइमरीली डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, इंजीनियर्स की कम्युनिटी है, कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, और अमेरिका में या तो आप मुंतखब होके आए या फिर आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट समझे जाएं। तो डॉक्टर तो मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट समझा जाएगा, उसकी राय खारजा पॉलिसी पर लेने का कम इम्कान है। जो थिंक टैंक्स हैं खारजा पॉलिसी के, उसमें मेडिकल डॉक्टर नहीं होते। तो इस वजह से ये सारी की सारी गुफ्तगू खुद हमारी अपने अंदरूनी गुफ्तगू है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की, पाकिस्तान कम्युनिटी से गुफ्तगू है और पाकिस्तानियों से गुफ्तगू। अरे ये समझाइए कि ये जो बासठ कांग्रेस के खत लिखा और वो डेमोक्रेट्स हैं कि जी मतलब इमरान खान के वाले से, उसको किस फिर उसमें रखेंगे आप खाने में? देखें, और उससे पहले भी फिर हम देखते हैं कांग्रेस ने एक करारदाद पास की भी है, और वो तो मतलब है ये इंसानी हकूक की बात होती है। अगर आप देखें तो ये ऐसे खतूत नवाज शरीफ के लिए भी लिखे गए, ऐसे खतूत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी साहब के लिए भी लिखे गए। अमेरिका में कोई भी और फिर अगर आपके कंस्टिट्यूएंट्स हों जो आपके हल्के में वोट देते हैं, वो आपके पास आएँ और आपसे कहें कि फ़लाने मुल्क में जुल्म हो रहा है और लोगों को बंद किया जा रहा है और हमारा लीडर था वो गिरफ्तार हुआ है, तो वो इस तरह का ख़त लिख देते हैं। खारजा पॉलिसी पर उसका क्या असर होता है, ये एक अलग सवाल है। और खारजा पॉलिसी सदर बनाता है, दफ्तर खारजा बनाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाता है, और वो अमेरिका के मफादात को देखते हुए खारजा पॉलिसी बनाते हैं, कांग्रेसमैनों की चिट्ठियों पर नहीं बनाते। तो इस तरह के जो एक काम कर सकते हैं जी, कांग्रेसमैन एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि वो कानून साजी कर सकते हैं, वो पाबंदियां लगा सकते हैं, वो इमदाद बंद कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी इमदाद नहीं मिल रही जिसे बंद किया जा सके, और अभी तक किसी ने कोई ऐसी कानून साजी करने की बात नहीं की जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। अच्छा बताइए, फिर ये जो इस तरह के जो खतूत हैं या करारदाद अगर पास होती तो वो पाकिस्तान की हुकूमत पर किसी किस्म का दबाव डालती है या नहीं डालती कि इस बिजनेस एज यूजुअल? मॉरल दबाव होता है, अखलाकी दबाव होता है, और अखलाकी दबाव ऐसे ही है जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के अखबारात में अगर इदारियाँ आएँ तो वो भी एक अखलाकी दबाव होता है। लेकिन अगर कोई हुकूमत अखलाकी दबाव को नज़रअंदाज करना चाहे तो नज़रअंदाज करती है। मैं कई दफ़ा लोगों को ये समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि सदर जिमी कार्टर ने ख़त लिखा, उस वक्त अमेरिका और बरतानिया और चीन और रूस सबके सरबराहान ममलकत ने खत लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाए, लेकिन जनरल ज़िया-उल हक ने वो सब नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा मुझे अखलाकी दबाव की परवाह नहीं है, और उन्होंने फांसी दे दी। तो ये और उसको दुनिया भर में उसकी मजम्मत भी हुई। लेकिन ये जो फैसले होते हैं ये पावर बेस्ड फैसले होते हैं, और इसके अंदर हुकूमतों को देखना होता है अखलाकी दबाव के साथ साथ अगर माशी और अस्करी दबाव भी हो तो तब तो हुकूमतें बहुत जल्दी मौक़िफ़ बदलती हैं। मसलन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी के मामले में अमेरिका का दबाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये, पाकिस्तान को बहुत बड़ी इमदाद मिल रही थी अमेरिका से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और जब उनको ये लगा कि ये इमदाद अचानक बंद हो जाएगी तो माशी जो मेरी पॉलिसी है वो ख़राब होने लगेगी, तो फिर उन्होंने बातचीत की और मुज़ाकरात किए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक़ानी साहब, आपने बड़ा मुफस्सल अंदाज में हमें अमरीकी सियासत के मुताल्लिक़ और इलेक्शन के हवाले से समझाया। नाज़रीन यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्त दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का अमल तीसरी मरतबा ताख़ीर का शिकार होने का अंदेशा है। ये सवाल यूँ पैदा होता है कि जी मंजूर शुदा 6 सरमाकारों में से सिर्फ एक कंसोर्शियम ने बिडिंग के अमल में शामिल होने के लिए मुकर्ररा वक्त में रकम जमा करवाई है। आज इस रकम को जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। बाकी 5 मंजूर शुदा सरमाकार जो हैं उनकी तरफ से इस मामले पर खामोशी है। स्केड्यूल के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए 31 अक्टूबर दिन के 11 बजे तक बंद लिफाफों में बोलियां जमा करवानी हैं, लेकिन अब सिर्फ एक ही सरमाकार बोली लगाने के लिए मैदान में रह गया है।
अगर सरमायाकार की बोली पर PIA की कम से कम जो है मुतय्यन करदा यानी कि रिजर्व प्राइस है उससे कीमत कम होगी तो हुकूमत इसी सरमायाकार को दोबारा बोली लगाने का कहेगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का कहना है कि जी बिडिंग का अमल जो है हर सूरत में 31 अक्टूबर को मुनक्किद होगा, लेकिन मंजूर शुदा सरमायाकारों की अक्सरियत की निजकारी अमल में अदम दिलचस्पी हुकूमत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा झटका है जो पूरे अमल को मुतनाज़ा बना सकता है। उसके साथ साथ PIA की निजकारी के लिए मुकर्रर करदा जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है अर्नेस्ट एंड यंग, उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठेंगे। कल भी हमने इसी प्रोग्राम में ये नुक्ता उठाया था कि जिस सरमायाकारों ने PIA की निजकारी के लिए हुकूमत की बेचैनी और मजबूरी को भांप लिया है और अब वो अपनी शराइत पर इस इदारे को ख़रीदना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक सरमायाकार जो हैं वो 51 और 60% शेयर्स की जगह अब PIA के 76 से 100% शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें इस बात का भी इंतजार है कि जी यूरोपियन यूनियन PIA की परवाज़ों पर 2020 से लगी पाबंदी उठाती है कि नहीं। यूरोपियन यूनियन के एक वफ्द ने इस बात का फैसला करने के लिए 30 अक्टूबर को पाकिस्तान आना है। क्या 31 अक्टूबर को सिर्फ एक सरमायाकार के साथ PIA की बिडिंग का अमल मुकम्मल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। गो कि अभी तक प्राइवेटाइजेशन कमीशन के ज़राए यही दावा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला बहरहाल कमीशन के सरबराह को करना होगा। अलीम खान जो इस वक्त वतन से बाहर हैं और वो वज़ीर आज़म साहब के साथ सऊदी अरब गए हुए, तो जब वो वापस आएंगे तो गालिबन हो सकता है कि नजर सानी हो। साथ साथ ये भी इतलात हैं कि PIA के बोर्ड को इदारे का नया सरबराह मुंतखब करने के लिए हुकूमत की तरफ से बाकायदा ख़त जो है वो लिखा गया है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि गालिबन इस इदारे की निजकारी में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। वैसे PIA में क्या मामला चल रहे हैं, इदारे के अंदर के हालात कैसे हैं, कौन से चैलेंजेस इसे दरपेश और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, उसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। हफीज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुरू करते हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों का इंतजार है कि जी PIA की जो फ़्लाइट्स हैं यूरोप के लिए कब से शुरू होने की तवक्को है और वफ़द जो कल पहुँच रहे हैं उससे क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में बनाने के लिए, वक्त देने के लिए। देखें, हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि जो तैयारी की गई गुज़श्ता 4-5 साल के दौरान कि जिसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है जो कि कंप्लाई किए गए यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी के, UK DFT के, और उसका अब तकरीबन वो क्या कहते हैं कि फल खाने का टाइम आ गया है। गुज़श्ता जो उनका ऑडिट रिव्यू हुआ था जिसके अंदर उनकी कुछ मुशाहिदात या ऑब्जर्वेशंस रह गई थी, वो भी अब हम उम्मीद करते हैं कि वो क्लोज कर ली गई हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से और PIA की जानिब से। कल एक अगेन एक रिव्यू है और हम उम्मीद करते हैं कि रिव्यू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा होपफुल है। और ये फैसला करके कल हो जाएगा या वो जाके EU के डेलीगेशन वापस जाएगा, फिर गौर व खौज करेगा, फिर इसके अनाउंसमेंट होगा, क्या डेडलाइन है आपके दिन में? देखिए, जो जनरल प्रोसेस है वो यही है कि वो वापस जाके इसके ऊपर अपना एक असेसमेंट सबमिट कराएंगे और उसके बाद जो EASA का सेफ्टी रिव्यू बोर्ड होता है वो इसके मुतालिक फैसला करता है। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि शायद चंद हफ्तों के अंदर हमें वो फैसला मिल जाए, और अगर वो उसी तरीके से मिल गया तो शायद दिसंबर के आएंगे या जनवरी के शुरू में हम अपनी परवाज़ों का दोबारा से आगाज करेंगे यूरोप और बरतानिया में। अच्छा, अब कहा ही जा रहा है कि निर्देशन हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा जो एक कहते हैं ना पत्थर है उसकी राह में हायल, वो ये कि जी PIA की कीमत है, अगर आप कहें कि जी EU की परवाज़ें अगर जा रही हैं, यूरोपियन यूनियन बरतानिया जा रही हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है और उसको अगर ना जा रही हूँ तो कम हो जाती है। तो क्या कहेंगे कितना बड़ा उसमें वो है, इसका कितने फीसद शेयर है EU का और उसका बरतानिया का? जब PIA अपनी फुल फ्लाइट चलाया करती थी यूरोप और UK के लिए, तो हमारे जो टोटल रेवेन्यू था उसका 37% हमें इन दो मार्केट से आया करता था। तो अगर उस हिसाब से लगाएं तो ये तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए सालाना का एक चंक बनता है और एक बहुत साइजेबल नंबर है किसी भी पोटेंशियल बिडर के लिए कि वो उसको कंसिडर करे। तो अगर यूरोपीय यूनियन की पाबंदी खत्म होती है तो एक रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़ा इंक्रीज और बहुत बड़ा जंप होगा जो कि PIA को मिलेगा जी। तो इस तनाजुर में आप देखें कि क्या 31 अक्टूबर को आपको लग रहा है कि बिडिंग होगी या इंतजार करेगी हुकूमत भी और कमीशन भी कि यार जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, वाज़ेह नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम ना जाएं? और फिर हमने देखा कि बिडिंग में भी सिर्फ एक ही इस वक्त वो आया है सरमायाकार। देखिए जी, अभी तक की इत्तला के मुताबिक तो हर चीज एज पर प्लान हो रही है और 31 को प्रोसेस होगा। ये अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऐसा ही है। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि 31 को जो पहले का जिसका मंसूबा था और जो तारीख का ऐलान किया गया था उसी तारीख के ऊपर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। क्या उसमें सिर्फ एक ही बिडर हो?
देखिए कवानीन है, मैं उससे बहुत ज्यादा वाकिफ इसलिए नहीं हूँ बिकॉज ये पूरा प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम था। लेकिन मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड पेपरा के रूल्स हैं, उसके अंदर तो एक बिडर के ऊपर भी काम चल सकता है एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट के लिए वो पेशकश जो है वो काबिल कबूल हो। जी अच्छा, निजकारी के हवाले से पीआईए में खुद क्या माहौल है? कारकुन जो हैं वो पुरुमीद हैं इस हवाले से, या मतलब है खुश हैं, या उनमें मायूसी है कि जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉब्स जा सकती हैं, लोगों को निकाला जा सकता है, बेल्ट टाइटनिंग हो सकती है? जी देखिए इसके अंदर 2-3 चीजें जो कि फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। एक तो ये कि अनसर्टेनिटी जब भी होती है वो किसी के लिए अच्छी नहीं होती। उसका ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मोराल के ऊपर आता है। गुज़श्ता 1.5-2 साल से एक प्रोसेस है जो कि चलता हुआ जा रहा है और वो कंप्लीशन की तरफ जैसे ही पहुंचने लगता है तो फिर किसी तरीके से कोई डिले उसमें आ जाता है। तो पीआई एम्प्लॉइज का जनरल मोराल ये है कि ये प्रोसेस जो भी है, जो भी जिस तरफ भी जा रहा है वो एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचे ताकि अनसर्टेनिटी खत्म हो। दूसरी बात जो हमें देखिए समझनी पड़ेगी वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एविएशन प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, और अगर जो भी एस्पिरेशंस हो किसी भी बिडर की, उसके अंदर ऑब्वियसली ग्रोथ लेना या पीआई की एक्सपेंशन एक बड़ा बुनियादी फैक्टर होगा अगर उसने इस बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना। तो उसके लिए उसको हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अच्छे लोग जो हैं वो पीआई के अंदर अभी भी दस्तयाब हैं और बाद में भी उसको पीआई के लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज जिस तरह मैंने आपको कहा कि चूंकि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, इसके अंदर एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोगों की काफी सारी कमी है, तो वो कमी पूरी जो है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से की जा सकती है। अच्छा, माना कि पीआईए नुकसान में चल रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन ब्रांड फिर भी बहुत बड़ा है, इदारा बहुत बड़ा है। इसमें जो सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी है कि 5 मंजूरशुदा बिडर्स नहीं आए, क्या वजह हो सकती है? कुछ इस पर आपने गेस्ट वर्क किया? देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि पीआईए को जब एक जनरली बात की जाती है कि पीआईए नुकसान में है, तो उस टाइम पे हम ये कंसिडर नहीं शायद कर पाते कि पीआईए गुज़श्ता 20 सालों से कर्जों के बोझ तले दबी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये कर्जों का बोझ इतना ज्यादा था कि रिगार्डलेस अगर आप ऑपरेशन लेवल के ऊपर मुनाफे के अंदर भी आ जाएं, तो जो कर्जों की अदायगी थी जिसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी जो सूद और जो असल अदायगी है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो कभी भी आपकी बॉटम लाइन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकती थी। यानी अगर लेट सपोज आपने 250 अरब कमाया और 250 अरब के अंदर से आपका टोटल खर्चा 241 या 242 अरब है, तो आप 9 से 10 अरब का मुनाफा कमाते हैं ऑपरेशन लेवल के ऊपर। लेकिन अगर आपने 120 अरब की पुराने कर्जों की सूद की अदायगी और प्रिंसिपल की अदायगी करनी हो तो फिर आप एकदम 130 अरब नेगेटिव चले जाते हैं। कहने का मकसद उसके ऊपर यह है कि कुछ इकदाम इस तरह के हैं जो कि हुकूमत ने लिए थे, जिसके अंदर जैसी पीआई होल्डिंग कंपनी का एक इनका दिया कयाम था, जिसके अंदर जो पीआई के पुराने कर्जा जाते वो सारे उस कंपनी के अंदर पार कर दिए गए। तो अभी क्लीन बैलेंस शीट के साथ पीआईए जो है एक बहुत हेल्दी कंपनी है, और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं, पिछले साल के भी रिजल्ट्स आपने मुलाहिजा किए होंगे कि ये आपने बड़ा दिलचस्प बात की कि जो अभी जो रेवेन्यूज हैं जो सब पीआईए कमा रहा है, क्या इसके ऑपरेशनल उससे ज्यादा हैं? उसमें ये प्रॉफिट बना रहा है इदारा अगर कर्जों को मिला कर देते हैं? पीआई ऑपरेशन साइड के ऊपर मुनाफे में है, और यही मैं आपको बात क्लियर करना चाहता था। जो अभी हमने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए थे 2023 के और जनवरी से अप्रैल 2024 के, उन दोनों के अंदर हमारे ऑपरेशन साइड के ऊपर मुनाफा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि पीआई एक हेल्दी कंपनी है, एक क्लीन कंपनी। अगर पुराने कर्जों का बोझ इसके ऊपर से उतर, जिस तरह हम पहले कहा करते थे कि अगर उतर जाए तो हालात तब्दील हो जाएंगे, तो जैसे ही वो कर्ज का बोझ आपके ऊपर से उतरा तो कंपनी एक हेल्दी कंपनी बन के उभरी है। जी अच्छा, ये बताइए जो हमने जो सुना है ज़राए के ज़रिए कि किसी नए सीईओ के इंतखाब के लिए कोई ख़त आया है बोर्ड को आपके? देखें हुकूमती मिल्कियती जो पीआई की होल्डिंग कंपनी है, जो कि बेसिकली हुकूमती मिल्कियती कंपनी रहेगी, जिसके अंदर पीआई के ज़्यादातर असासे और जो कर्जा जाते हैं वो दोनों पार किए गए, उसकी जो सीईओ है एज पर प्रोसीजर वो अपॉइंट करना चाह रहे हैं, और वो जो भी एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर है सीईओ अपॉइंट करने के लिए वो फॉलो किया जाएगा, और उसी के लिए मेरे ख्याल में जो खत या जो जिसका आप जिक्र करेंगे वो आया। जी अच्छा, इस वक्त पीआई के पास कितने जहाज हैं? 2 फिगर्स चल रहे हैं, कोई कह रहे 20 हैं, कोई कह रहे 33 हैं, और इनको बढ़ा के 45 करने की बात हो रही है कि जो भी नया सरमायाकार आएगा उसको बढ़ाने होंगे अगले 3 दर। क्या पोजीशन है फ्लीट की इस वक्त? देखें पीआई का फ्लीट साइज इस टाइम पे 33 है, आपका नंबर ये वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमारे पास 33, जिसके अंदर हमारे पास जो 3 तरह के जहाज हैं उसमें हमारे पास एयरबस A320 है जो कि 17 हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास बोइंग 777 है जो कि 12 हैं, और बाकी जो फ्लीट है वो हमारा ATR तैयारों पर मुश्तमिल है। जी
तो कुल मिला के 33 हैं आप लोगों के पास इस वक्त? जी, 33 जहाज बनते हैं 33, और सारे ऑपरेशनल नहीं है? क्योंकि देखिए इसके अंदर हर जहाज हर टाइम पे भी ऑपरेशनल नहीं होता। कुछ जहाज जो हैं वो आपकी स्केड्यूल मेंटेनेंस के अंदर होते हैं, हाँ, कुछ जहाज आपने स्केड्यूल में नहीं लगाए हुए होते। तो हाँ, अवेलेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है मेंटेनेंस के ऊपर, और जो स्केड्यूल मेंटेनेंस के हिसाब से आपका कुल फ्लीट कभी भी किसी भी टाइम पे अवेलेबल नहीं होता। उसके अंदर से एक नंबर अवेलेबल होता है। इस टाइम पे जो हमारा स्केड्यूल है वो 17 से 18 जहाजों के ऊपर मुश्तमिल है, और इतने ही जहाज इस टाइम पे परवाज करें। जी दुरुस्त। अच्छा, अब ये जो नया सरमायाकार आएगा, जो भी इसका नया मतलब ओनर होगा, उसके वाले से कितना उसको, अब कहा ही जा रहा है कि जिसको सालाना जो है मतलब 50 अरब की सरमायाकारी इंजेक्शन करनी होगी अगले चंद बरस तक। उसके बाद क्या आप टर्न अराउंड तो करते हैं? अगर फ्लीट में इजाफा हो जाता है PIA के, तो क्या मतलब है ये कॉम्पीट करेगा जो रीजनल बड़े प्लेयर्स हैं जिसको कभी PIA ने उड़ना सिखाया था? जी देखिए मैं सिर्फ एक जनरल स्टेटिस्टिकली बात में करता हूँ इसके ऊपर कि हाँ, पाकिस्तान एक बहुत अच्छी मार्केट है एविएशन के हिसाब से, और एविएशन यहाँ पे भी बड़ी नेसेंट स्टेजेस के अंदर है। मेरे ख्याल में गुज़श्ता रोज आप ही ने ये बात की थी कि इतना बड़ा मुल्क जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मुमलिकत है आबादी के लिहाज से, उसके अंदर टोटल शायद 40 से 50 जहाज भी नहीं। और ये बड़ी ज्यादा इस वजह से है बिकॉज हमारे से बहुत छोटे साइज के मुल्क जो हैं, जो कि हमारे तरह इतने वसी भी नहीं है, हमारी तरह उनकी इतनी डेप्थ भी नहीं है, वो सैकड़ों जहाज उनके जो है, जो कमर्शियल एयरलाइंस की बात या कमर्शियल जहाज़ों की बात करें, उनके फ्लीट में शामिल है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी कमर्शियल एविएशन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेंशन का जगह है, पोटेंशियल भी है। बहुत ग्रोथ की जगह है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज साहब। मुझे कहा जा रहा है, बदकिस्मती आपसे बहुत सारी बातें हो सकती थी, PIA बहुत अहम मौजू है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती नाज़रीन, आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।